हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एरिना। मैं प्रिंस द्विवेदी अपनी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की अगली वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। और इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 10, 11, 12 और 13 को। ठीक है, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछली दो वीडियो में हमने सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 9 तक कवर किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 10 को। बट वीडियो को हम स्टार्ट करने से पहले बस इतना ही चाहते हैं कि अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 10। तो देखिए, हम बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझने वाले हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने सामने जब आप ये वीडियो देखें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की वेयर एक्ट ज़रूर रखें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन 10 जो है वो हमसे एक क्वेश्चन करता है, वो हमसे एक प्रश्न पूछता है। क्या क्वेश्चन करता है कि व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। सॉरी फॉर दिस। क्या पूछता है क्वेश्चन कि व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि ऐसे कौन से करार हैं जो संविदाएं होती हैं। तो मैंने आपको बताया है कि एग्रीमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, करार बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा ये ज़्यादा मोटा है, हम इसको और पतला कर लें। एग्रीमेंट को करार बोलते हैं और कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में, संविदा बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर है। तो अब हमसे क्वेश्चन पूछा है सेक्शन 10 के अंदर, ये बताया गया है, पूछा है हमसे कि व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कौन सी एग्रीमेंट्स हैं, ऐसे कौन से करार होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो हम बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझने वाले हैं इसको। तो देखिए देखिए जैसा कि हम इसको पढ़ने से पहले थोड़ा हम आपको पिछला रिवाइज करवा दें कि हमने सेक्शन 2H में क्या पढ़ा था कि जो एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट जो एक एग्रीमेंट होता है जो कि इन्फोर्सिएबल होता है बाय लॉ। क्या होता है, इन्फोर्सिएबल होता है बाय लॉ। तो अगर कोई भी एग्रीमेंट लॉ के द्वारा इन्फोर्सिएबल होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। ये चीज़ हमने सेक्शन 2H में पढ़ी थी। ठीक है, तो अब ये चीज़ हमको पता है। तो अब यही बोला है कि कौन से एग्रीमेंट हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं, ऐसे कौन से करार हैं जो संविदाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो देखिएगा डिफिनीशन को, देखिएगा बहुत ईजी डिफिनीशन है, समझ में आएगा। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इफ़ दे आर मेड बाय, अगर वो किए जाते हैं फ्री कंसेंट के साथ ऑफ द पार्टीज। मतलब कि जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, हमको और आपको पता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं उसमें कितने पार्टीज होते हैं, दो पार्टीज होती हैं। दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जो दो पार्टी कर रही हैं उनके बीच में फ्री कंसेंट होता है। फ्री कंसेंट का सिंपल सा मीनिंग है स्वतंत्र सम्मति। स्वतंत्र सम्मति मतलब कि सामने वाला जो अपनी सहमति दे रहा है वो फ्री होनी चाहिए, किसी के दबाव से नहीं देनी चाहिए। परेशान मत होइए, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना, फ्री कंसेंट हमारे सेक्शन 14 में है, जो कि हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम फ्री कंसेंट को देखेंगे। बस अभी आप यहाँ समझिए कि वो सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो फ्री कंसेंट के द्वारा किए जाते हैं। फ्री कंसेंट के अलावा पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि जो पक्षकार हैं, जो दो पार्टी होती हैं, वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम होना चाहिए, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट करने लायक होना चाहिए। इसको भी हम सेक्शन 11 में पढ़ेंगे। ठीक है, सेक्शन 11 में कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, पढ़ेंगे इस सेक्शन के बाद ही, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और क्या होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। अब बात आती है कि लॉफुल कंसिडरेशन क्या है। तो कंसिडरेशन हमने पढ़ा था 2D में, सेक्शन 2D में हमने कंसिडरेशन पढ़ा था और हमको अच्छे से डिफिनीशन उसकी पता है। तो देखिए लॉफुल कंसिडरेशन क्या है, कंसिडरेशन पहले पढ़ लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं कि कंसिडरेशन क्या होता है। हालांकि मैं समझा चुका हूँ पर थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ। तो कंसिडरेशन वो होता है कोई काम जब आप करते हैं उसके बदले में कुछ भी जो आपको मिलता है, चाहे पैसा हो या कोई सामान हो या कोई प्रॉमिस हो, वचन हो, कुछ भी अगर आपको वो काम करते हैं तो आपको मिलता है या दिया जाता है तो वही कंसिडरेशन होता है। तो वो कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। अब लॉफुल कैसे होना चाहिए, आप एग्जाम्पल से समझिएगा। जैसे देखिए ए और बी दो पार्टीज हैं। ए ने बोला बी से कि तुम जाओ सी का मर्डर कर दो, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा।
ठीक है। तो अब देखिए बी जो है वो मर्डर करेगा तो उसको क्या मिलेगा, 1,00,000 रुपए। तो यहाँ पे 1,00,000 रुपए कंसिडरेशन हो जाएगा, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे क्या मर्डर करने के बदले जो उसको 1,00,000 रुपए मिल रहा है वो क्या लॉफुल है, वो लॉफुल नहीं है। क्योंकि मर्डर करने के बदले जो हमें पैसा मिल रहा है वो मर्डर करना तो कानून में हमारे मान्यता ही नहीं है। किसी के लाइफ को छीनना, किसी के जीवन को छीनना अधिकार नहीं है, ठीक है। तो कानून इसको मना करता है, इसलिए ये जो यहाँ पे 1,00,000 रुपए उसको मिलेंगे ये अनलॉफुल कंसिडरेशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लॉफुल कंसिडरेशन क्या होगा, लॉफुल कंसिडरेशन मतलब कि जैसे मान लीजिए ए ने बी से बोला कि ये फाइल आप सी के घर में पहुंचा दो, मैं आपको 500 रुपये दूंगा। तो यहाँ पे कोई भी गलत काम नहीं है, तो इसलिए वो 500 रुपये बी के लिए कंसिडरेशन हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि लॉफुल कंसिडरेशन भी होना चाहिए और लॉफुल ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। अब लॉफुल ऑब्जेक्ट मतलब कि जैसे हमने पिछला एग्जाम्पल ले लिया था कि ए ने बी को बोला कि जाओ आप सी का मर्डर कर दो, मैं आपको 1,00,000 रुपए दूंगा। तो यहाँ पे बी को 1,00,000 रुपए किस लिए मिल रहे हैं, सी का मर्डर करने के लिए। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, मर्डर। तो मर्डर क्या है, मर्डर करना क्या है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है ना, कानून के द्वारा मर्डर करना गलत है, तो ये अनलॉफुल है। लेकिन बोला क्या गया है कि लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब कि ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए। अब लॉफुल कैसे होगा, यहाँ पे हमने दूसरा एग्जांपल क्या लिया था कि ए अगर बी को बोलता है कि आप ये फाइल क्या करो सी के घर पहुंचा दो तो आपको 500 रुपये दूंगा। तो अब देखिए फाइल पहुंचाना कोई गलत काम नहीं है, तो ये लॉफुल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम ब्रीफ में बात करें तो कहने का मतलब कि वो सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि फ्री कंसेंट के द्वारा किए जाते हैं, या फिर कंपिटेंट पार्टीज़ के द्वारा किए जाते हैं, या फिर लॉफुल ऑब्जेक्ट के द्वारा, लॉफुल ऑब्जेक्ट के द्वारा, या फिर लॉफुल कंसिडरेशन के द्वारा। मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए ये 4 चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या क्या, फ्री कंसेंट, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट और पार्टीज़ को कॉम्पिटेंट होना चाहिए। क्लियर हो गया, तो ये सेक्शन 10 हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं सेक्शन 11 के ऊपर। तो अब सेक्शन 11 भी हमसे एक क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है कि हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था ना सेक्शन 10 में कि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए पार्टीज़ को कॉम्पिटेंट भी होना चाहिए, मतलब कि पार्टीज पक्षकार जो होती हैं उनको सक्षम होना चाहिए, ठीक है। तो अब सेक्शन 11 में पूछ दिया कि ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट है, कौन से पार्टीज़ हैं जो सक्षम होते हैं, मतलब कौन संविदा कर सकता है, कौन पार्टीज़ होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, उसको बताएगा। तो बहुत ईजी है, समझिएगा कि एवरी पर्सन इज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, हर वो आदमी संविदा कर सकता है हु इज़ ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी, जो कि मेजॉरिटी एज का है। अब मेजॉरिटी एज से मतलब क्या है कि 18 साल से ऊपर है, क्लियर है। हर वो आदमी जो 18 साल से ऊपर है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, क्लियर है पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ क्या होती है कि उसको साउंड माइंड होना चाहिए, मतलब 18 साल से ऊपर हो प्लस उसके साथ साउंड माइंड होना चाहिए। अब साउंड माइंड क्या होता है, साउंड माइंड मतलब उसको पागल नहीं होना चाहिए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मतलब जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को समझ सकता हो कि मैं क्या कर रहा हूँ और इससे मेरे को क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें बताती हैं कि कौन संविदा कर सकता है, कौन से पार्टीज कॉम्पिटेंट हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो कौन कौन से हैं, जो मेजॉरिटी एज के हो मतलब 18 साल से ऊपर हो, और जो साउंड माइंड हो मतलब पागल ना हो, ठीक है, या बीमार उमार ऐसे ना हो, मतलब कोई भी ऐसी कंडीशन पे ना हो जिनसे वो जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनको समझ में ना आए, ठीक है। और उनको किसी एक्ट के द्वारा डिसक्वालीफाइड प्रूव नहीं किया जाना चाहिए। क्लियर हो गया आपको कि वही पार्टीज कॉम्पिटेंट हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, मतलब वही पक्षकार संविदा करने के लिए सक्षम हैं जो कि मेजॉरिटी एज के हों, ठीक है, जो कि साउंड माइंड हो और किसी लॉ के द्वारा उसको डिसक्वालीफाई नहीं किया गया हो। क्लियर है, सेक्शन 11 भी हमारा कवर हो गया। अब चलते हैं सेक्शन 12 की तरफ। सेक्शन 12 क्या पूछता है कि अब ये साउंड माइंड क्या है। अभी हमने यहाँ पढ़ा ना कि साउंड माइंड होना चाहिए, तो अब पूछता है कि साउंड माइंड क्या है। तो देखिए, अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड, एक आदमी को तब साउंड माइंड कहा जाएगा मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इफ एट द टाइम, मतलब कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, व्हेन ही मेक्स इट,
जब वो संविदा करता है, he is capable of understanding it and forming a rational judgment as to its effects upon his interest। मतलब कि मैंने आपको बताया कि साउंड माइंड कौन होता है, मतलब पागल नहीं होना चाहिए। और पागल नहीं होना चाहिए से मतलब क्या है कि जो पागल आदमी होता है वो कुछ समझने लायक नहीं होता, उसके कुछ समझ में नहीं आता। तो कहने का मतलब कि कॉम्पिटेंट पार्टीज या सॉरी जो साउंड माइंड होता है वो कौन होता है, जो जिस समय वो संविदा करता है, जिस समय वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, उस समय वो उस चीज़ को समझ रहा हो। कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे देखिए लिखा है ना कि कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, मतलब समझने लायक हो। क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो यही होता है साउंड माइंड। साउंड माइंड मतलब कि वो जब संविदा कर रहा है उस समय उस संविदा के बारे में, उससे होने वाले फ़ायदा या नुकसान के बारे में उसको समझ हो। क्लियर है। तो ये सेक्शन 12 है और इसको अभी और एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या एक्सप्लेन किया गया है। कि अब देखिए इसी के अंदर बताया गया कि साउंड माइंड और भी कौन कौन है। तो अ पर्सन हु इज़ यूजली ऑफ अनसाउंड माइंड, मान लीजिए कि एक आदमी जो है वो पागल है, ठीक है ना, वो आदमी क्या है, पागल है। बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड, मतलब एक आदमी पागल है लेकिन वो बीच बीच में क्या हो जाता है, वो ठीक हो जाता है, उसका दिमाग काम करने लगता है। तो जिस समय उसका दिमाग काम कर रहा है, अगर उस समय वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो साउंड माइंड होगा, मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन अगर जिस समय वो पागल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो कुछ समझ नहीं सकता। क्लियर है ना। तो पहला यही बोला है कि अ पर्सन हु यूजली ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब अनसाउंड माइंड मतलब जो पागल है या करने लायक नहीं है, लेकिन बीच बीच में वो ठीक हो जाता है। तो जब वो ठीक रहता है उस समय वो संविदा कर सकता है। क्लियर है। दूसरा क्या बोलता है कि अ पर्सन हु इज यूजली ऑफ साउंड माइंड, अब इसी का उल्टा बता दिया, पहले का उल्टा बता दिया, अपोजिट। पहले क्या बोला कि एक आदमी पागल रहता है लेकिन वो बीच बीच में ठीक हो जाता है और जब वो ठीक हो जाता है उस समय वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन दूसरे कंडीशन में क्या बोला है कि एक आदमी जो है वो अच्छा रहता है, मतलब पागल नहीं है वो, लेकिन वो बीच बीच में पागल हो जाता है। तो जिस समय वो पागल होता है उस समय वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, उस समय वो अनसाउंड माइंड होगा। क्लियर हो गया आपको। चलिए अब हम आपको इलस्ट्रेशन दे देते हैं, तो कुछ एग्जांपल दे देते हैं, समझ में आ जाएगा। चलिए, अ पेशेंट इज अ ल्यूनेटिक एस्लिज्म, मतलब एक पेशेंट है पागल खाने का, ठीक है, हु इज एट द इंटरवल ऑफ साउंड माइंड मे कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग दोज इंटरवल, मतलब एक पागल है जो पागल खाने में रहता है, ठीक है, वो पागल है, आमतौर पर वो पागल है, लेकिन बीच बीच में वो सही हो जाता है। तो जिस समय वो सही हो जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। क्लियर हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा क्या है, वही आदमी, एक पागल आदमी हु इज डिलीरियस फ्रॉम फीवर, पागल नहीं है, वो बहुत अच्छा आदमी है, ठीक है, मतलब उसका दिमाग खराब नहीं है, वो अच्छे से डिसीजन ले सकता है, लेकिन वो बहुत ही, उसको ज़्यादा तेज़ बुखार है, फीवर है, मतलब उसको इतनी तेज़ बुखार है कि ही इज़ नॉट कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, वो कुछ समझने लायक नहीं है, ठीक है। हु इज़ सो ड्रंक, या फिर बोल सकते हैं कि वो, उसको बहुत तेज़ बुखार है, या फिर उसने इतनी ज़्यादा शराब पी ली है कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो फालतू में ऐसे पागल की तरह बड़बड़ा रहा है, ठीक है। तो दैट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और जब उस समय उसको इतनी ज़्यादा बुखार है, या फिर बोल दें कि वो, उसने इतनी ज़्यादा शराब पी ली है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अच्छे से समझ नहीं सकता, तो उस समय वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विल सच डिलीरियम ड्रंकनेस लास्ट, जब तक कि वो, उसका बुखार उतर नहीं जाता, या फिर अगर उसने बहुत ज़्यादा शराब पी है तो जब तक उसके शराब उतर नहीं जाती या फिर वो सोचने लायक, समझने लायक नहीं हो जाता, तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर भी लेता है उस समय तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, संविदा नहीं मानी जाएगी, ठीक है, समझ गए। सेक्शन 12 क्लियर हो गया। अब चलिए लास्ट सेक्शन 13 के ऊपर बढ़ते हैं, और आज की ये लास्ट, इस वीडियो में हम सेक्शन 13 को ही बस कवर करेंगे। अगली वीडियो में सेक्शन 14 के आगे वाले आने वाले सेक्शन को हम कवर करेंगे, जिसमें फ्री कंसेंट है, कोर्सिन है, ठीक है, इसको हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए समझ लेते हैं कि सेक्शन 13 क्या बोलता है। सेक्शन 13 बोलता है कि कंसेंट क्या होता है, कंसेंट को डिफाइन करो। तो अब कंसेंट क्या होता है, सम्मति क्या होती है, सहमति क्या होती है। तो आम बोलचाल भाषा में आप क्या बोलते हैं कि जब एक आदमी दूसरे आदमी के बातों पर सहमत होता है तो उसे सहमति कहते हैं, ठीक है ना। तो यही चीज़ तो यहाँ भी है कि टू और मोर पर्सन, दो या दो से अधिक लोग
सेट टू कंसेंट, सम्मति मानी जाएगी व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। अगर दो या दो से अधिक आदमी अगर एक ही बात पर सहमत हैं, मतलब एक ही बात पर दोनों लोग सहमत हैं, तो उस चीज़ को कंसेंट कहा जाएगा। मतलब कि वो एक ही चीज़ पर एग्री हैं, ठीक है, सेम थिंग पर, एक ही चीज़ पर वो क्या हैं, एग्री हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा, कंसेंट बोला जाएगा, सम्मति बोली जाएगी। तो कंसेंट डिफाइंड है सेक्शन 13 में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेक्शन 12 में क्या डिफाइन किया गया है, सेक्शन 12 में डिफाइन किया गया है कि साउंड माइंड किसे कहते हैं, ठीक है। सेक्शन 11 में कौन पार्टीज कंपिटेंट होती हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, सेक्शन 10 में कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है, और अगर आपको समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुई हो तो बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने बोला है, समझाया है, एक बार वीडियो को पुनः देख लें, मैं गारंटी देता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। और आप मुझे ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या मैं वीडियो सही बना रहा हूँ, मतलब कि सारे सेक्शन को एक साथ लेकर बना रहा हूँ तो सही बना रहा हूँ, या मैं हर सेक्शन को अलग अलग वीडियो में, छोटी छोटी वीडियो में बनाऊँ। आप ये राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।